हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे खुद है, ज़माने से हम नहीं। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन। इस चैप्टर की थ्योरी को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसी क्रम में अब इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 4 तक यानी न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4 को आज मैं आपके समक्ष सॉल्व करूंगा। और मैं जो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से करा रहा हूं। तो इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल दिए हैं उस बुक में 20 हैं, 20 न्यूमेरिकल्स हैं। इनके लिए मुझे 5 या 6 वीडियो आपके समक्ष लानी होंगी। तो रेगुलर मेरे साथ मेरी वीडियो देखते रहिए आप, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंडों के साथ। तो चलिए देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने पहला और दूसरा न्यूमेरिकल्स बोर्ड पर लिख दिया है। पहला न्यूमेरिकल्स ये है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए, और दिया है y में प्रकाश का वेग इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक्चुअली में जो न्यूमेरिकल 1, 2, 3, 4 है ये बेस्ड है निरपेक्ष अपवर्तनांक पर। मैंने आपको जब अपवर्तनांक पढ़ाया था तो डिटेल में पढ़ाया था। अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या था? n = c/v। c है वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और v है माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल देखिए क्वेश्चन आपके समक्ष है और सॉल्यूशन भी आपके समक्ष ही कर रहा हूं मैं। तो ये दिया है 1.5 अपवर्तनांक। तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है, मुझे जो अपवर्तनांक दिया है वो दिया है 1.5। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का सबसे बेहतर तरीका है आपको जितना दिया है उतना लिख लो, और जो ज्ञात कराया वो पहले लिख लीजिए आप बाकायदा, और फिर आप ये देखिए कि इसको हम दर्शाते किससे हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा आएगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक है, तो हमें दिया है अपवर्तनांक। क्वेश्चन में अपवर्तनांक दिया है, तो दिया है अपवर्तनांक और इक्वल टू हमको दिया है 1.5। और अपवर्तनांक एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, ये एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। फिर आगे लिखा है वाले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ये तो हमसे प्रकाश का वेग ज्ञात करवाया उन्होंने। और फिर आगे दिया है वायु में प्रकाश का वेग इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो भी लिखेंगे। दिया है वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी इन एयर ऑफ लाइट इक्वल टू हमें दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्या ज्ञात करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी ये ज्ञात करना है आपको, ये ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या निकलवाया उन्होंने? तो ज्ञात करना है माध्यम में प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी इन अ मीडियम, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन चाहे आपका हिंदी लैंग्वेज में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहले आप इससे जो डाटा दिया है वो फाइंड आउट कर लीजिए। यानी हमको क्या दिया है वो यहाँ पर लिख लीजिए और आपको क्या निकालना है वो भी यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको हम जो फॉर्मूले याद करते हैं वो सिंबल्स में याद करते हैं। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक को हम दर्शाते किससे हैं, वायु में प्रकाश का वेग है इसको हम किससे नोट करते हैं, माध्यम में प्रकाश का वेग है इसको हम किससे नोट करते हैं। फिर हम ये सोचते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं n से, तो n इक्वल टू हो गया मेरा 1.5। और अपवर्तनांक आपको दिया है तो कोई माध्यम नहीं है तो वो वायु के सापेक्ष ही दिया होता है। फिलहाल अभी हम वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अपवर्तनांक का सिंबल या तो n है या फिर म्यू है। मैं फिलहाल जनरली n ही से डिनोट करता हूँ अपवर्तनांक को, तो मैंने n इक्वल टू लिख दिया 1.5। फिर आगे लिखा है वायु में प्रकाश का वेग, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग उसको हम दर्शाते हैं c से, तो c इक्वल टू दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फिर पूछा है माध्यम में प्रकाश का वेग, और माध्यम में प्रकाश के वेग को हम जनरली नोट करते हैं v से। यहाँ माध्यम से मतलब है कि प्रकाश किरणें वायु या निर्वात के अलावा दूसरे किस माध्यम में जा रही हैं। जैसे कांच में जा रही हैं तो कांच माध्यम हो जाएगा, तेल में जा रही हैं तो माध्यम तेल हो जाएगा, हीरे में जा रही है माध्यम हीरा हो जाएगा, कांच में जा रही माध्यम क्या हो जाएगा? कांच। यहाँ माध्यम से मतलब यही है कि वायु या निर्वात को छोड़कर
वायु निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है, इसके अलावा किस दूसरे माध्यम में जा रही है वो कहलाएगा ये मेरा माध्यम में प्रकाश का वेग, और उसको हम डिनोट करते हैं v से। अब n है, c है और v है, n c v ये और अपवर्तनांक दिया है। तो ये मैथ और न्यूमेरिकल साइंस सभी का कॉन्सेप्ट है कि जो दिया गया होता है अक्सर उसी का फॉर्मूला लगता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे अपवर्तनांक दिया है और वो भी निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। इतना आपको थ्योरी से समझ में आना चाहिए। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है सिंस n इक्वल टू होता है c अपॉन v। n यहाँ पर अपवर्तनांक है, c वायु निर्वात में प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब आपको जो वैल्यू गिवन है वो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कीजिए। n इक्वल टू कितना दे रखा है 1.5, तो n इक्वल टू 1.5 इक्वल टू c की वैल्यू मेरे पास है 3 × 10⁸ और अपॉन v की वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराई है। अब हमें v की वैल्यू चाहिए तो v को आप यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, यानी जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची का गुणा। तो कर रहे हैं तो v यहाँ आ जाएगा 1.5 इसके प्लेस पे आ जाएगा, तो v इक्वल टू 3 × 10⁸ और अपॉन 1.5। अब गौर करना, देखें यहाँ पर ये पॉइंट है, जब भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 यानी 10 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई जब 10 से होगा तो 3 10 जा 30 हो जाएगा, और 30 अपॉन कितना हो जाएगा 15, और इनटू यहाँ पर ये चल रहा है ऊपर 10⁸। अब देखो नीचे 15 ऊपर 30 है तो 2 बार कट जाएगा, 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30। तो v इक्वल टू मेरा आंसर आ गया, v इक्वल टू इतना 2 × 10⁸ यानी 2 × 10⁸। अब v यहाँ पर वेलोसिटी है यानी वेग है, और वेग चाहे कोई भी हो और किसी माध्यम में हो, वेग का मात्रक वही रहता है मीटर पर सेकंड। तो v इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस तरह मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर आपके समझ निकाल दिया है, और इसका मतलब आ गया कि माध्यम में प्रकाश का वेग उन्होंने पूछा था, यानी वो कितना निकल गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये पहला न्यूमेरिकल्स आपको बड़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब चलते नेक्स्ट दूसरे न्यूमेरिकल पर। क्वेश्चन में ये दिया है हीरा का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 2.0 यानी 2 है, और यदि वायु में प्रकाश की चाल इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये और ये क्वेश्चन सेम है, देखें यहाँ पर। तो सबसे पहले दिया है हमें, वो लिख रहे हैं, दिया है हीरा का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। जो दिया वो मैं लिख रहा हूँ, क्या दिया मुझे, हीरा का वायु के सापेक्ष, हीरा का वायु के सापेक्ष, हीरा का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरा का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू मुझे दिया है 2.0 यानी वो 2 ही है, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर आगे लिखा है यदि वायु में प्रकाश की चाल, ये भी दिया है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी इन एयर दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 × 10⁸। 3.0 यानी वो 3 ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब हमसे क्या ज्ञात करना है वो हम यहाँ लिखेंगे, यानी ज्ञात करना है आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं आप ये निकालिए हीरे में प्रकाश की चाल, यानी वेलोसिटी इन डायमंड निकालनी है। हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल और इक्वल टू क्वेश्चन। अब देखो चाहे लैंग्वेज चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, और क्वेश्चन आपको इस तरह दिया होगा तो सबसे पहले हमें वहाँ से ये देखना है कि हमें क्या दे रखा है और हमसे उन्होंने क्या निकलवाया है। तो फिलहाल उन्होंने कहा था हीरा का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक इक्वल टू 2 है। तो देखें यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे सिम्बल्स में, हीरे का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक का सिंबल है n, गौर करना है यहाँ पर। तो अपवर्तनांक के लिए हमने यूज़ किया n, आप म्यू कर सकते हैं या फिर n। हीरा का, किसका दिया है, हीरा का, तो जिसका होता है उसको हम लिखते हैं पीछे यहाँ पर, और जिसके सापेक्ष होता है उसे लिखते हैं आगे। तो हीरे को हम डायमंड बोलते हैं, या तो एक ऑप्शन है आप यहाँ पर हीरा लिख दें और यहाँ पर लिख दें आगे वायु, या फिर हीरे के लिए हम यूज़ करेंगे डी फॉर डायमंड, और वायु के लिए यूज़ करेंगे ए फॉर एयर। तो जिसका होता है उसे पीछे रखते हैं यहाँ पर। तो डायमंड का है, हीरे का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी मतलब डायमंड। किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष लिखते हैं उसे हम आगे रखते हैं, तो वो लिखते हैं यानी वायु के लिए एयर लिख दिया। तो ये हो गया एयर के सापेक्ष डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, यानी हीरे का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इस तरह से तो इसको हम लिखते हैं।
फिर आगे है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम दर्शाते हैं सी से। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किससे दर्शाते हैं? सी से। और C इक्वल टू हो गया मेरा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब लिखा हीरे में प्रकाश की चाल। अब हीरा यहाँ काम कर रहा है माध्यम का। मैंने आपको बताया था अभी कि वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है, हीरा, कांच, जल, तो उसको माध्यम कहेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यम। तो हीरे में प्रकाश की चाल यानी हीरा यहाँ पर हो जाएगा माध्यम। तो हीरा एक माध्यम की तरह काम कर रहा है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल को हम यूज़ करते हैं V से, और हीरे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर D। तो VD यानी वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए वही टर्न है अभी पिछले क्वेश्चन की तरह, N है, C है और V है। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक पर आधारित है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर यही फॉर्मूला लगेगा, N इज इक्वल टू C/V। अब देखो N की जगह मैंने क्या यूज किया है AND, और C तो C है, और वेलोसिटी की जगह हमने क्या यूज किया? D। अब आप क्वेश्चन की वैल्यू पुट कर दीजिए। AND की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है? 2 इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ और अपॉन VD यानी वेलोसिटी इन डायमंड उन्होंने हमसे निकलवाई है। इम्प्लाई दैट करके देखो हमें VD की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो VD इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और अपॉन क्या आ जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, जब 2 से भाग देंगे तो 3 का आधा यानी 1.5, तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1.5 और इंटू 10⁸। तो इस तरह से वेलोसिटी इन डायमंड यानी VD इज इक्वल टू कितना आ गया? 1.5 इंटू 10⁸। अब ये वेग है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का तो मात्रक वही होता है मीटर पर सेकेंड यानी मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह हीरे में प्रकाश की चाल को मैंने फाइंड आउट कर लिया, कितनी निकल के आई? यानी 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2 आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 और 4 पर। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में भी चमका करो। हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में भी चमका करो, रोशनी में तो कांच भी चमका करते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 आपके समक्ष है, देखें। क्वेश्चन लिखा है कांच तथा हीरा के अपवर्तनांक क्रमशः 1.5 तथा 2.4 है, यानी कांच का दिया 1.5, हीरे का 2.4। क्रमशः का मतलब यही होता है पहला पहले वाला, दूसरा दूसरे का। और हीरा तथा कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने किया हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। और तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा परम अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। यानी क्वेश्चन 3 के अंदर 3 पार्ट्स हैं, इसका जो तीसरा पार्ट्स है वो थ्योरी का है। तो परम अपवर्तनांक क्या होता है? किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसे ही हम कहते हैं परम अपवर्तनांक। ये थ्योरी का है तो मैंने पहले ही लिख दिया इसको। परम अपवर्तनांक क्या है? किसी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है मेरा परम अपवर्तनांक। तो तीसरा क्वेश्चन, तीसरा आंसर तो ये हो गया है। अब डिस्कस कर रहे हैं पहला और दूसरा, इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखें यहाँ पर, तो पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे दिया क्या है। कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक क्रम से दिए 1.5 तथा 2.4। तो ये दिया है क्वेश्चन में, कांच का 1.5 है, हीरे का 2.4 है। और फिर पहले इसका पहला पार्ट करेंगे, फिर इसका करेंगे दूसरा पार्ट। तो दिया है कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरे का अपवर्तनांक 2.4। इसको हम लिखने जा रहे हैं। दिया है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक इज इक्वल टू 1.5। और फिर आगे हमको दिया है हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक इज इक्वल टू मुझे दिया है 2.4। और फिर इसमें उन्होंने कहा है हीरा तथा कांच में प्रकाश की चाल, दोनों में पूछिए, हीरे में भी और कांच में भी। हीरा में प्रकाश की चाल ये बतानी है, हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और कांच में भी बतानी है, और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब गौर करना यहाँ पर क्या दिया है उसको हम लिखने जा रहे हैं। कांच का अपवर्तनांक, गौर करना यहाँ पर, अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं n से। किसका है? कांच का। कांच के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं G। और अगर कोई माध्यम आपको दिया नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो वायु के सापेक्ष दिया है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसका मतलब क्या है? मैं वायु के सापेक्ष ही खड़ा हूँ।
इधर भी वायु है, इधर भी वायु है। वैसे ही कांच का अपर्तनांक दिया है, जिसका दिया होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं G फॉर ग्लास, और किसके सापेक्ष, तो वो मैंने यूज़ किया यहाँ पर ए मतलब एयर, तो यानी ANG की वैल्यू मेरे पास है 1.5। अब ऐसे ही हीरे का अपर्तनांक दिया 2.4। अब हीरे की इंग्लिश डायमंड है, तो यहाँ हीरे के लिए हम यूज़ करेंगे D। तो अपर्तनांक को हम दर्शाते हैं N से, D फॉर डायमंड इज इक्वल टू, और किसके सापेक्ष, तो वो मेरा हो गया एयर के सापेक्ष। यानी अगर कोई माध्यम दिया नहीं है किसके सापेक्ष, तो हम एयर यानी हवा, एयर वायु के सापेक्ष ही उसको मानते हैं। तो कांच का अपर्तनांक यानी ANG इज इक्वल टू 1.5 और हीरे का अपर्तनांक यानी AND इज इक्वल टू 2.4। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हीरा में प्रकाश की चाल। अब हीरा यहाँ काम कर रहा है माध्यम का, और माध्यम में प्रकाश की चाल को हम मानते हैं V। अब हीरे के लिए क्या यूज करेंगे, D, यानी VD वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वैसे ही इधर देखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, और इधर माध्यम का काम कौन कर रहा है, कांच, और माध्यम में प्रकाश की चाल को मानते V। अब कांच के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, G, यानी वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज जानते हैं हम वायु निर्वात के प्रकाश की चाल को, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से नोट करते हैं, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है सबके लिए, तो C इज इक्वल टू इधर भी होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखना मेरे पास N है और C है और B निकलवाया है। इससे पहले क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड किया था उसी जैसा है ये। तो देखें यहाँ पर N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, N इज इक्वल टू लगाएंगे C/V, और इधर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे N इज इक्वल टू C/V। अब अलग दिखाने के लिए अब इसमें क्या निकाल लें, कांच का अपर्तनांक यानी हीरे की निकाल लें, या यहाँ हीरे की वैल्यू लिखेंगे और इधर लिखेंगे कांच की। तो हीरे का अपर्तनांक यानी AND, यहाँ N की जगह यूज करेंगे D मतलब डायमंड, किसके सापेक्ष, एयर के। C कांस्टेंट है तो C सेम रहेगा। अब V, अब हीरे के लिए वेलोसिटी कितनी है D, तो V की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर VD। उसी तर्ज पर यहाँ देखें, अब कांच में प्रकाश की चाल, अब कांच में कांच का जो अपर्तनांक है वो दिया है मुझे, यानी ANG इज इक्वल टू 1.5, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, तो ये हो जाएगा। C कांस्टेंट है दोनों के लिए तो सेम रहेगा। अब कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल के लिए सेम यूज करेंगे हम G। वैल्यू पुट कर दें आप, देखें AND की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1.5, तो यहाँ लिखा मैंने 1.5 इज इक्वल टू C की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ और अपॉन VD की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब वैसे ही यहाँ वैल्यू लगाएंगे ANG की वैल्यू कितनी है 2.4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है C की 3 × 10⁸ और VG फाइंड आउट करना है वेलोसिटी इन ग्लास। अब देखो यहाँ हमें VD की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, यानी जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची का गुणा। तो VD यहाँ आ जाएगा 1.5, उसकी जगह पहुँच जाएगा, तो VD वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और अपॉन कितना आ जाएगा 1.5। अब यहाँ कर दिया इसको, देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब देखो 3 10 जा 30 हो जाएगा, तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा 30 अपॉन नीचे 15 रह जाएगा, इंटू यहाँ चल रहा है 10⁸। अब 15 से 30 कट जाएगा, 15 × 15 15 दूनी 30, तो VD यानी वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू आ गया 2 × 10⁸। अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हीरे में प्रकाश की चाल हमने निकाली, कितनी आ गई 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह पर यहाँ निकाल लेंगे, देखें यहाँ पर अब हम निकालेंगे वेलोसिटी इन ग्लास यानी VG। तो VG इज इक्वल टू, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो VG इज इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10⁸ और अपॉन 2.4। गौर करना यहाँ पर, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 10 आ जाएगा, तो 3 10 जा 30, तो VG वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू 30/24 और मल्टीप्लाई इधर चल रहा है 10⁸। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 6 से काट दे रहे हैं, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, तो VG इज इक्वल टू आ गया मेरा 5/4 और इंटू 10⁸। अब इज इक्वल टू देखें यहाँ पर, अब 5 से जब 4 में डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और बच्चेगा 1, 4 2 जा 10, और देखें यहाँ पर तो ये आ जाएगा मेरा 4 1 जा 4, कितना बचा 1, 4 2 जा 8 और कितने बचेंगे 2, यानी 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 1.25 आ जाएगा, और इंटू यहाँ चल रहा है 10⁸। तो इस तरह से वेलोसिटी इन ग्लास यानी VG इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.25 और इंटू 10⁸ और यूनिट तो वही रहेगी मीटर पर सेकंड। तो इस तरह हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी इन डायमंड यानी हीरे में प्रकाश की चाल और वेलोसिटी इन ग्लास यानी कांच में प्रकाश की चाल।
दोनों को निकाल लिया है। और अब करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट बचा है वो। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखें इधर। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कांच का अपर्तनांक यानी ANG इज इक्वल टू 1.5 और हीरे का अपर्तनांक इज इक्वल टू AND इज इक्वल टू 2.4। और दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमसे ज्ञात करवाया है हीरा का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी हमसे क्या ज्ञात करवाया है वो हम यहाँ लिखेंगे, ज्ञात करना है। तो दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने ज्ञात करवाया है हीरा का कांच के सापेक्ष अपर्तनांक, यानी हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, हीरा का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब ये तो उन्होंने थ्योरी यानी लैंग्वेज में लिख के दे दिया है। अब इसको हम सिंबल्स में लिखना चाह रहे हैं। देखना यहाँ पर, तो क्या पूछा है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक होता है n, किसका पूछा है, हीरे का। तो जिसका पूछते हैं उसे हम रखते हैं यहाँ पर। अब हीरे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं D फॉर डायमंड। किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तो उसको रखेंगे हम आगे, यानी G&D यानी डायमंड का अपवर्तनांक ग्लास के रेस्पेक्ट में, यानी कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखें यहाँ पर सिंस G&D इज इक्वल टू, यानी कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इज इक्वल टू। देखो मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो वहाँ मैंने आपको समझाया था एक लेक्चर में, एक डेरिवेशन में, विभिन्न अपवर्तनांकों के मध्य संबंध। तो यहाँ ग्लास है, डायमंड है, इसको हम एयर के रेस्पेक्ट में तोड़कर लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं E अपॉन E, यानी ND अपॉन NG। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ND अपॉन NG। अभी मैंने बताया अगर कोई माध्यम हो ना तो वो हम क्या मानेंगे, A, और यहाँ भी क्या मान लेंगे, A, यानी इसको हम लिख सकते हैं AND अपॉन ANG। अब AND और ANG की वैल्यू हमें गिवन है। AND की वैल्यू कितनी है, 2.4, और अपॉन ANG की वैल्यू कितनी है, 1.5। अब देखो कैलकुलेशन करेंगे, इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 24 और अपॉन 15। 3 से काट दो इसको, 3 से कट रहा है, देखें यहाँ पर, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, यानी ये निकल के आ गया G&D यानी कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इज इक्वल टू, ये आ गया 8/5, 5 से भाग दे दो, 5 एकन 5 बचे 3.30 हो जाएगा, और 5 छक्के 30, यानी G&D कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक आ गया मेरा 1.6। अब अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो इस तरह इसका आंसर आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब चलते हैं इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4, जल का अपवर्तनांक 4/3 है। जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है, और जल का कोई स्तंभ यानी कहीं जल उठ रहा होगा किसी समुद्र में, यानी उसका एक स्तंभ पिलर जैसा बन रहा है जिसकी ऊंचाई यानी जिसकी हाइट 500 मीटर दे रखी है। उसको पार करने में प्रकाश को कितना समय लगेगा, यानी प्रकाश किरणें उसको पार करने की तब उस दौरान उसको कितना समय लग जाएगा, वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है जल का अपवर्तनांक। तो ये क्वेश्चन में दिया है मुझे जल का अपवर्तनांक, और जल का अपवर्तनांक, और इसको हम नोट कर सकते हैं n से। तो n इज इक्वल टू हमें दे रखा है 4/3। एक्चुअल में भी जल का अपवर्तनांक कितना ही होता है। अभी लिखा है जल के 500 मीटर लंबे स्तंभ को, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, 500 मीटर जल स्तंभ, इसका मतलब अभी समझाएंगे किस तरह का बन रहा है। पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा है, और समय इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और कौन पार कर रहा है, प्रकाश किरणें। तो प्रकाश का वेग हम जानते हैं, यानी प्रकाश का वेग, यानी प्रकाश की चाल है वो हम जानते हैं। प्रकाश का वेग इज इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखना ये इसमें समय है और वेग है, और ये दूरी क्या जिक्र है यहाँ पर देखें। तो जल का कोई स्तंभ बन रहा है इस तरह से, सपोज ये कोई जल का स्तंभ है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितना ऊंचा उठ रहा है, वो है 500 मीटर। कितना है, 500 मीटर। अब सपोज यहाँ कोई आपका सूर्य है, यहाँ से चल रही प्रकाश किरणें, तो प्रकाश किरण अगर इसको पार करेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके द्वारा जो चलेगी दूरी होगी तो वही तो होगी जितना ये जल स्तंभ है। कोई यहाँ पर्सन है वो इसको पार कर रहा है, तो वो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी लंबाई है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 500 मीटर। तो यानी यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर, यानी यहाँ पर दूरी हो जाएगी मेरी 500 मीटर। अब यहाँ पे समय पूछा है,
और दूरी है और चाल है। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो वहीं से हम लगा सकते हैं समय इक्वल टू फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, होता है दूरी बट्टे चाल। समय इक्वल टू दूरी बट्टे चाल। समय हमें निकलवाया है, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो समय इक्वल टू, अब दूरी कितनी हो जाएगी, तो जितनी जलस्तंभ की ऊंचाई है वही मेरा काम करेगी इस क्वेश्चन में दूरी का। अब दूरी यहाँ पर कितनी है 500 और बट्टे चाल। अब चाल को हमें लिख ले रहे हैं v, चाल हमसे उन्होंने निकलवाई है। अब हम जानते हैं अपवर्तनांक का इक्वेशन n इक्वल टू क्या होता है c अपॉन v। n इक्वल टू क्या होता है c अपॉन v। v यहाँ पर माध्यम है प्रकाश की चाल, यानी माध्यम यहाँ हो जाएगा मेरा जल, वही हमसे निकलवाया है। तो यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन n। तो इस b की जगह हम क्या रख सकते हैं c अपॉन n। तो इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, तो समय इक्वल टू आ गया मेरा, समय इक्वल टू ऊपर तो लिखा है 500, ऊपर कितना लिखा है 500 अंश में, और बट्टे v की जगह हम यूज करेंगे c अपॉन n। तो v की जगह मैंने यूज किया c अपॉन n। अब ये n यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, तो समय इक्वल टू आ जाएगा 500 इंटू n और अपॉन नीचे कितना चल रहा है c। अब हम क्या करेंगे, इस n यानी अपवर्तनांक और c यानी प्रकाश का वेग, इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो समय इक्वल टू आ जाएगा देखो 500 इंटू, अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखें क्वेश्चन में n की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 नीचे आ जाएगा और अपॉन ये c की वैल्यू कितनी 3 इंटू 10⁸ और ये मल्टीप्लाई में c के साथ हो जाएगा। अब देखना कैसे करेंगे, इस 5 का 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा ये 5 चौक 20 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो रह जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 2000 और अपॉन ये 10 की घात 8 ऊपर पहुंच जाएगा। जब इसको घाते जब ये हर से अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -8। अब नीचे 3 का 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तक कितने हो गए 9। गौर करना है यहाँ पर समय इक्वल टू, अब देखना ये 2000 को मैंने लिख दिया 20 गुणा 10 की घात 2, कुछ नहीं किया, इस 20 को मैंने अलग कर दिया और डबल जीरो को अलग कर दिया, डबल जीरो को लिख दिया 10 की घात 2 और यहाँ गुणा चल रहा है 10 की घात -8 और बट्टे नीचे चल रहा है 9। अब हम जानते हैं, आपने घातांक और क्रेडिट चैप्टर पढ़ा होगा, अगर गुणा में आधार मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, कब, जब आधार एक जैसे हों तब। यहाँ आधार 10 है, यहाँ भी 10 है, तो घातों को हम जोड़ देंगे। अब 2 में से -8 को जोड़ोगे तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 20/9 और गुणा 10 की घात 8 में से 2 घटाओगे -6। जब 20 में भाग दोगे आप तो समय इक्वल टू आ जाएगा, देखो भाग देंगे हम तो 9 दूनी 18 और कितने बचेंगे 2, फिर जाएगा 9 दूनी 18 यानी 2.2, 2 बार जाता रहेगा, तो इसका भाग आ जाएगा 2.2 गुणा 10 की घात -6। अब समय है, चाल मैंने लगाई है मीटर पर सेकंड में, तो इस वजह से यहाँ जो समय आएगा वो मेरा किस में आएगा, सेकंड में। आप चाहे इतना आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो एक्टिव की बुक है उसमें जो आंसर दिया है वो माइक्रो सेकंड में दिया है। किस में दिया है, माइक्रो सेकंड में, तो यहाँ 10 की घात -6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो। तो इस वजह से जो समय इक्वल टू हो जाएगा 2.2 और ये जो 10 की घात -6 है इसको मैंने लिख दिया माइक्रो। 10 की घात -6 का मतलब होता है माइक्रो, ये माइक्रो ये प्रीफिक्स है माइक्रो सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रकाश किरणें हैं वो 2.2 माइक्रो सेकंड में इस जल स्तंभ को पार करके निकल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल 1 से लेकर न्यूमेरिकल 4 तक आपको बखूबी समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट आगे न्यूमेरिकल देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए दैट्स ऑल।